हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर आपके लिए लेकर के आ गया हूं इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज का वीडियो नंबर 28। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जरा देखिए यहां पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ जितने बड़े बड़े वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का असली विज्ञान। जी हाँ, सेंटेंस चाहे इतना छोटा सा हो या फिर वो पैराग्राफ जितना बड़ा हो या फिर एक पेज जितना बड़ा सेंटेंस हो या 2 पेज जितना बड़ा सेंटेंस हो, सेंटेंस चाहे कितना ही बड़ा हो, आप उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको उसका साइंस यानी वो साइंटिफिक तरीका आपको मालूम होना चाहिए। आप किसी भी सेंटेंस को बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको काफी बड़ा सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, जबकि यहां पर मैंने केवल एक चीज, एक बात, मैं अभी वो सारी बातें आपको बताने वाला हूं, एक चीज को लेकर के इस सेंटेंस को इतना बड़ा किया है। आपको इस सेंटेंस को मेरे साथ पढ़ना है, समझना है और फिर जरा देखना है कि ये सेंटेंस इतना बड़ा क्यों हो गया है। और अगर ये सेंटेंस एक चीज को लेकर के इतना बड़ा हो गया है तो फिर अगर वैसी ही कुछ और चीजें हों तो ये सेंटेंस कितना बड़ा हो सकता है। जरा देखिए, मेरे साथ पढ़िए। यहां पर लिखा है, अपनी गांठदार शाखाओं के साथ विशाल पार्क के केंद्र में गर्व से खड़ा वह प्राचीन ओक का पेड़ जिसने सदियों का इतिहास देखा है, अतीत का एक मूक संरक्षक बनकर और छाया व शांति प्रदान करने के लिए बना यह पेड़ जिसकी पत्तियां कोमल हवा में झिलमिला रही हैं, कवियों और स्वप्न दृष्टाओं को प्रेरित करता रहता है। ये इतना बड़ा सेंटेंस है। आप कहेंगे सर इतना बड़ा सेंटेंस कहां कहां आता है? अरे भाई, ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप ये सोचें कितने बड़े सेंटेंस होते ही नहीं है तो आप गलती पर हैं। अगर आप जजेस के जो जजमेंट्स हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भैया वो सेंटेंसेस एक एक पैराग्राफ के नहीं बल्कि पूरे पूरे एक पेज के सेंटेंसेस होते हैं। या फिर आप न्यूज़पेपर के बड़े बड़े जो एडिटोरियल्स होते हैं वहां पर भी ऐसे ही बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे होते हैं। अगर आप नहीं जानते वो साइंस, अगर आप नहीं जानते वो साइंटिफिक तरीके, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप उनका भी मीनिंग निकाल नहीं पाएंगे। तो चलिए यहां से मेरे साथ समझने की शुरुआत करिए। देखो जरा यहां इस सेंटेंस का असली सेंटेंस क्या है। वैसे तो ये सेंटेंस बड़ा है। सेंटेंस में क्या होता है भाई? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, बस इतने से एक सेंटेंस पूरा हो सकता है। और फिर इस वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो एक मेन, एक स्टैंडर्ड सेंटेंस यही होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जरा गौर करते हैं इस सेंटेंस को पढ़कर कि इसका असली सब्जेक्ट क्या है, इसकी वर्ब क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जरा देखो, अगर आप इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे तो इसका सब्जेक्ट यानी सबसे पहले तो क्रिया के पास जाएंगे। तो क्रिया क्या है भाई? प्रेरित करता रहता है। ये इस सेंटेंस की वर्ब है। क्या है ये? क्रिया है। अब इस क्रिया को परफॉर्म करने वाला जो एजेंट होगा यानी प्रेरित करने वाला कौन, तो आप देखेंगे करता है पेड़। ये करता हुआ, ये क्रिया हुई, और किसको यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट किसको प्रेरित करता रहता है? तो कवियों और स्वप्न दृष्टाओं को प्रेरित करता रहता है। तो असली सेंटेंस क्या है? कर्ता ये है पेड़, क्रिया ये है और ये कर्म है। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सिंपली आप सेंटेंस को बड़ी आसानी से सिर्फ इतना ट्रांसलेट कर सकते हो, क्या? दैट या द ट्री, दैट ट्री। और क्या करता है यहां पर देखो, कंटिन्यूज टू इंस्पायर पोएट्स एंड ड्रीमर्स। असली सेंटेंस सिर्फ इतना है, दैट ट्री कंटिन्यूज टू इंस्पायर पोएट्स एंड ड्रीमर्स। सिर्फ इतना सेंटेंस है। अब आप कहेंगे सर बाकी ये सब कुछ क्या है? बाकी ये सब कुछ क्या है? तो जरा समझिए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां पर ये जो ट्री है ना, ये है एक नाउन। क्या है? नाउन है। और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए सारे के सारे शब्द, यहां पर जितने भी शब्द हैं या फ्रेज हैं, जो क्लॉजेस हैं, वो सब इस नाउन के मॉडिफायर्स हैं। जरा मैं आपको काउंट कराता हूं। देखिए जरा यहां पर ये जो एंसेंट है ये क्या है? कौन है भाई? एंसेंट कौन है? ये ट्री है, पेड़, प्राचीन पेड़। तो पेड़ है, कैसा है? ये एंसेंट है। क्लियर?
ये सारे शब्द देखना इसी ट्री के बारे में ही, यानी इसी नाउन के बारे में ही सारे के सारे शब्द और एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। ये सारे के सारे शब्द या शब्द समूह या क्लॉजेज, ये सब मॉडिफायर्स कहलाते हैं। सब कुछ धैर्य के साथ सुनते जाइए। इस पूरे वीडियो में आज आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसको आज से पहले आपने कभी जाना नहीं, आज से पहले किसी ने बताया नहीं, बताने की हिम्मत भी नहीं करी है। तो आज मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए जरा, एक शब्द है एंसेंट, किसके बारे में बता रहा है? ट्री के बारे में। ये ओक, ये इस ट्री को ही मॉडिफाई कर रहा है, यानी कौन सा पेड़? ओक का पेड़। तो इस पेड़ के बारे में बताने वाले दो सिंगल वर्ड्स हैं जो इसी के पहले आएंगे। इसी ट्री के बारे में जानकारी दी जा रही है एक और इस फ्रेज की मदद से, विद इट्स gnarled ब्रांचेस, यानी गांठदार जो ब्रांचेस हैं, किसकी हैं? इसी पेड़ की हैं। फिर जरा देखो, स्टैंडिंग प्राउडली इन द सेंटर ऑफ द स्प्रॉलिंग पार्क, यानी उस विशाल यानी दूर दूर तक फैले हुए पार्क के केंद्र में बड़े गर्व से खड़ा। तो गर्व से कौन खड़ा है? यही पेड़ खड़ा हुआ है। ये एक फ्रेज है। यहां पर देखें, विच हैज विटनेस्ड सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री, जिसने इतिहास यानी शताब्दियों के इतिहास को देखा है। तो किसने देखा है भैया? इसी ने देखा है। तो इसी ट्री के बारे में बताने वाली ये जो क्लॉज है, अब ध्यान से सुनो, ये जितनी भी अब ये जो फ्रेजेस हैं, ये जितने फ्रेजेस और ये जो क्लॉजेस आएंगी ना, ये सब इसी ट्री के बारे में यानी एक नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन सब को क्या कहते हैं? इन सब को कहते हैं मॉडिफायर्स ऑफ नाउन। तो ध्यान से सुनिए, बड़े से बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको देखना होगा कि जो भी मेन सेंटेंस है, मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है, और जो फिर एडवर्बियल्स आते हैं तो उन एडवर्बियल्स जो फ्रेजेस होते हैं वहां भी नाउन हो सकता है। तो जहां जहां नाउन हो सकता है उसके ढेर सारे मॉडिफायर्स हो सकते हैं। अब उन मॉडिफायर्स को अच्छे से पहचानना है, पहचान करके, और उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। अगर आप उनके प्रॉपर ऑर्डर पर उसे रखते चले जाएंगे तो सेंटेंस चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आसानी के साथ आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। और इसी बड़े सी बात को, यानी आप यहां पर तो बहुत बाद में पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी केवल सब्जेक्ट, एक नाउन और एक वर्ब को लेकर के एक छोटे से सेंटेंस से इसकी शुरुआत करूंगा, और फिर इसके बाद में उसे बढ़ाता लेकर चलूंगा, और किसी सेंटेंस के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेंटेंस के कंपोनेंट्स नहीं, एक्चुअली जो नाउन और नाउन की जो मॉडिफायर्स होते हैं उनका सही क्रम क्या होता है, कितने प्रकार के मॉडिफायर्स होते हैं, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक यानी छोटे लेवल से और बड़े लेवल तक सब कुछ बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। अब आप चाहे बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आप एडवांस्ड लर्नर हो, मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से एकाग्र होकर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। चलिए जरा देखिए, यहां पर मैंने आपके लिए कुछ लिखा हुआ है बोर्ड में, जरा देख करके पढ़िए और सोचिए ये क्या लिखे हैं। ही गोज, सी इज लाफिंग, बर्ड्स फ्लाई, टाइम पासेस, ट्रीज ग्रो। इसी तरीके से ये सब कुछ क्या हैं? अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये क्या है? सेंटेंसेस हैं। और ये सब बहुत ही छोटे सेंटेंसेस हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। यानी कि कोई सेंटेंस कितना बड़ा हो सकता है उसकी तो कोई लिमिट नहीं, लेकिन छोटा कितना हो सकता है उसकी अपनी एक लिमिट होती है। तो जरा देखो, सेंटेंस कितना छोटा हो सकता है। तो सबसे पहले तो जानो कि ये सेंटेंस क्या होता है। चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए जरा, दो या दो से अधिक शब्दों के एक ऐसे समूह को जिसमें कम से कम एक टेंस बताने वाली क्रिया होती है। ध्यान से सुने, दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कम से कम एक टेंस बताने वाली क्रिया होती है तथा जो अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर पाने में सक्षम हो, एक ऐसे शब्द समूह को ही हम सेंटेंस कहते हैं। अब उस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से ग्रामेटिकली देखें तो उसके जो कंपलसरी पार्ट्स हैं वो क्या हैं?
तो ध्यान से देखो, किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, यानी एक कर्ता होना चाहिए और एक टेंस बताने वाली क्रिया होनी चाहिए। यहां पर सब कुछ वही लिखा हुआ है। देखो, यहां पर एक सब्जेक्ट यानी एक कर्ता है, एक टेंस बताने वाली क्रिया है, एक कर्ता है और एक टेंस बताने वाली क्रिया है। अब अगर और अंदर से देखेंगे तो ये जो टेंस बताने वाली क्रिया होती है, यहां से शुरू होता है, जो हिस्सा शुरू होता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट, और उससे पहले वाले हिस्से को कहते हैं सब्जेक्ट। राइट, इस सब्जेक्ट पार्ट में इस क्रिया का डूअर रखा होता है, कभी कभी रिसीवर। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर सब्जेक्ट होता है रिसीवर और एक्टिव वॉइस में यहाँ होता है डूअर। अभी फिलहाल हम उन बातों पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट होता है ये कौन होता है भाई। तो अच्छे से सुनो, एक सबसे जो छोटा जो एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है वो क्या है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मैं आपको कहां पर लिए चलता हूं, धीरे धीरे यहां से अवेयर रहना कि मैं आपको कहां पर लिए चलता हूं। मैं आपको लिए चलता हूं इस वर्ब के पहले और इस वर्ब के बाद। यहां पर इस सब्जेक्ट के रूप में कौन हो सकता है और इस ऑब्जेक्ट के रूप में कौन हो सकता है, चलिए मैं बताता हूं जल्दी से। देखिए जरा, ये जो सब्जेक्ट होता है या ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये वास्तव में या तो कोई नाउन होता है, अच्छे से सुनिए, ये सब्जेक्ट वास्तव में या तो कोई नाउन होता है या फिर नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द जिसे कहते हैं प्रोनाउन, वो प्रोनाउन यहां पर होता है। राइट, या फिर यहां पर भी प्रोनाउन हो सकता है, या फिर यहां पर कोई अगर इनके अलावा कोई दूसरा शब्द होगा तो वह नाउन के इक्विवेलेंट होता है, यानी काम वो नाउन का ही करता है, वो भले ही कोई दूसरा वर्ड हो। जैसे यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए या टू इन्फिनिटिव आ जाए, तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वो हैं तो वो भी नाउन इक्विवेलेंट ही कहा जाता है उन्हें। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर कौन होता है, ये बेसिकली नाउन का प्लेस है। ये स्थान ही किसका है, नाउन का, या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जिनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। हमारा फोकस इसी नाउन पर है। इस पूरे वीडियो में हम इसी नाउन को, इसका असली रूप देखने जा रहे हैं कि आखिर ये क्या होता है और अपने साथ किनको लिए होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ये जो नाउन होता है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है और यही वास्तव में किसी सेंटेंस को लंबा लंबा और बहुत लंबा बना सकता है। कैसे बना सकता है, अच्छे से देखिए जरा। एक कोई नाउन होता है, जो भी शब्द नाउन होता है, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन, यानी कोई भी नेमिंग वर्ड जो होता है उसे ही हम कहते हैं नाउन। अब ये सेंटेंस क्यों बड़े हो जाते हैं, अच्छे से देखिए। ये जो नाउन है और फिर इसके बाद ये जो वर्ब आती है, ये दोनों मिलकर के एक सेंटेंस की रचना करते हैं, कम से कम एक टेंस बताने वाली क्रिया और एक नाउन। लेकिन भाई, इस नाउन को मॉडिफाई करने वाले जो शब्द होते हैं, क्या मॉडिफाई करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं मॉडिफायर्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले बहुत सारे प्रकार के शब्द होते हैं। अब उन बहुत सारे प्रकार के शब्दों के बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, और जब मैं पूरे प्रकार के शब्दों को बता दूंगा तो आपको लगेगा कि यार एक नाउन के साथ में अगर उसके सभी मॉडिफायर्स आ जाएंगे तो सेंटेंस कितना लंबा हो जाएगा, और अगर उस सेंटेंस में एक से अधिक नाउन है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 नाउन्स हैं, और अगर उन नाउन्स के साथ सारे के सारे मॉडिफायर्स आ जाएंगे तो वो सेंटेंस कितना लंबा होता चला जाएगा। वो 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का बड़े से बड़ा सेंटेंस बनता चला जाएगा, केवल इस नाउन और नाउन के मॉडिफायर्स की बदौलत या की वजह से। अब मैं आपको यहां पर बिल्कुल शुरुआत से बताता हूं। देखो, इस नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो सबसे पहला शब्द होता है उसको हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में कहते हैं डिटरमाइनर या डिटरमिनर। कुछ लोग इसको डिटरमाइनर बोलते हैं और कुछ लोग इसे डिटरमिनर भी बोल लेते हैं, ठीक है ना। अब ये डिटरमिनर्स कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, यानी वो सारे के सारे शब्द जो इस नाउन को स्पेसिफिक बनाते हैं।
डिटरमाइन अगर किया जाता है तो वो सब क्या बन जाते हैं, स्पेसिफिक बन जाते हैं, यानी विशेष, यानी नाउन को अगर डिटरमाइन निश्चित किया जाए तो निश्चित करने वाले सभी शब्द आपको आने चाहिए। ठीक है, हालांकि ये जो डिटरमाइनर है इनको भी एडजेक्टिव की श्रेणी में ही रखा जाता है। ट्रेडिशनल इंग्लिश में ये जो डिटरमिनर्स होते हैं ये भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं, आगे चलकर सब बताऊंगा। तो पहला शब्द क्या होता है, ये डिटरमिनर होता है। अच्छा, इसी नाउन को मॉडिफाई करने वाला या क्वालिफाई जो ट्रेडिशनल इंग्लिश में है उसमें उन्हीं शब्दों को क्वालिफायर्स कहा जाता है, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में उन्हीं शब्दों को मॉडिफायर्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, सिंगल वर्ड, यानी क्या होते हैं वो, एडजेक्टिव्स। अब ध्यान से सुने, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं, और यहां इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, यानी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कभी एक एडजेक्टिव आएगा, कभी 2 आएंगे, कभी 3 आएंगे, और कभी तो ये 7 के सातों एडजेक्टिव्स नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आएंगे। तो अब ध्यान से सुने, जब ये डिटरमाइनर और ये जो एडजेक्टिव्स आते हैं वो नाउन के पहले होते हैं, ठीक उस नाउन के ठीक पहले होते हैं जिस नाउन को वह मॉडिफाई करते हैं, यानी जिस नाउन के बारे में वो और एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उस नाउन के ठीक पहले रखे जाते हैं ये शब्द। कौन कौन से, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। आगे चल करके ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। अच्छा, एक तीसरे प्रकार का शब्द होता है, और वो शब्द हो सकता है क्या, ये तो हो गया डिटरमाइनर, दूसरा हो गया एडजेक्टिव, और तीसरा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, यानी वो फ्रेज होता है या वो क्लॉज होती है, क्या, एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये जो फ्रेज होता है ये फ्रेज कहाँ रखा जाएगा, इस नाउन के बाद। अच्छा, तो सीक्वेंस कैसा आएगा, सबसे पहले तो डिटरमाइनर आएगा भाई, फिर इसके बाद ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स एक आ जाएगा, तो एक होगा, 2 3 4 5 6 7 7 प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं, वो सब इस नाउन के पहले ही आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसी नाउन के बारे में अगर और इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो वो इंफॉर्मेशन अगर फ्रेज के रूप में है तो इस नाउन के बाद ही वो फ्रेजेस आएंगे या वो क्लॉजेज आएंगी। तो जो फ्रेजेस और क्लॉजेज आएंगी जो इस नाउन को मॉडिफाई करेंगे वो इस नाउन के बाद आएंगी, और अगर वो सिंगल वर्ड एडजेक्टिव्स होंगे वो नाउन के ठीक पहले, और जो डिटरमाइनर्स आएंगे वो सबसे पहले। तो ये इसका क्रम बन जाता है भाई लोगों। आप कहोगे सर जी ये तो क्रम है बहुत छोटा सा है। जी नहीं, ये छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेज और क्लॉजेस हैं भाई, ये जो फ्रेज और क्लॉजेस हैं ये 6 प्रकार की हो सकती हैं। मैं सब कुछ इसी वीडियो में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, ये 6 प्रकार की हो सकती हैं। अब इनका, और ये जब 6 प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन इसी नाउन के ठीक बाद में रखी जाएंगी तो ये सेंटेंस पूरा एक पैराग्राफ का रूप ले लेगा। फिर इसके बाद जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, फिर इसके बाद वो वर्ब आएगी। देखिए यहां पर केवल, यहाँ तो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तो अकेला ही होता है, लेकिन ये जो नाउन है इस, और ये जो क्रिया है, तो इस नाउन और इस क्रिया के बीच में क्या क्या हो सकता है, इस नाउन के पहले ये डिटरमाइनर और एडजेक्टिव्स आएंगे, और इस नाउन के ठीक बाद और इस क्रिया से पहले ये फ्रेजेस और क्लॉजेज आएंगी। और जब ये एक नाउन के साथ में ये सारी चीजें एक साथ आएंगी तो पता है सब्जेक्ट आपका यहां पर रखा होगा, ठीक है, और फिर क्रिया, तो वो क्रिया भटक करके कहाँ आ जाती है, यहाँ पर तो वो सब मॉडिफायर्स भर जाएंगे और क्रिया फिर यहाँ पर आएगी, और बच्चे लोग यहाँ पर भटक जाते हैं। सेंटेंस यहीं पर इतना बड़ा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है। और कमाल की बात, अगर इन फ्रेजेस में कोई एक नाउन है, इन क्लॉजेज में कोई नाउन है, तो फिर से यही सीक्वेंस आ जाएगा और क्रिया और आगे बढ़ जाएगी। यही वास्तव में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है, जटिलता बन जाती है, और बच्चे लोग यहाँ अपना रास्ता भटक जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक चीज को डिटेल में बताने चल रहा हूं। यानी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं डिटरमाइनर्स, यानी किसी नाउन को डिटरमाइन करने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट में। वो जहां कहीं भी नाउन होगा तो नाउन से ठीक पहले एक डिटरमाइनर पक्का आएगा, फिर उस डिटरमाइनर के बाद फिर एडजेक्टिव आएगा। अगर एक होगा तो कोई बात नहीं, 2 होंगे तो इनको सीक्वेंस में रखो, और अगर 7 के 7 हो तो उनका सीक्वेंस क्या होगा भाई। तो पहले तो यही जानो कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होंगे, क्या क्या चीजें बतलाएंगे,
और उनका क्रम क्या होगा। फिर उसी प्रकार से ये फ्रेजेस और क्लॉजेस हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं, कौन कौन सी बातें बतलाते हैं, और फिर इनका क्रम क्या होगा। अगर इनका क्रम वगैरह सब कुछ आपको ठीक से पता है, आप उसको रख सकते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर नहीं रख सकते तो भाई यही तो सीखने वाली बात है। चलो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, यानी पहले शब्द से। और पहला शब्द जो है वो है डिटरमाइनर। ध्यान से सुने, ये जो डिटरमाइनर्स हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में इनको हम एडजेक्टिव्स की श्रेणी में ही रखते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स तो और भी होते हैं। ये डिटरमाइनर क्यों कहे गए? ये डिटरमाइनर इसलिए कहे गए भाई क्योंकि ये किसी भी नाउन को निश्चित करते हैं। ठीक, यानी किसी भी एक नाउन को स्पेसिफिक बना देते हैं। तो उनमें उन डिटरमाइनर्स में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? देखो, ये आर्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक, तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिक बनाते हैं, इसलिए इनको डिटरमाइनर्स कहा जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो शब्द होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, संकेतवाचक। अगर इनके बाद में एक नाउन रखा होता है तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। लेकिन ये वास्तव में डिटरमाइनर्स ही होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, इस नाउन को डिटरमाइन करते हैं, यानी उसको स्पेसिफिक बनाते हैं, इसलिए इनको मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटरमाइनर ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये देखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनको भी डिटरमाइनर की श्रेणी में ही रखा जाता है। ये शब्द भी आ सकते हैं। देखिए ये तो प्रोनाउंस के रूप में भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं। और ये वास्तव में क्या बताते हैं, नाउन को स्पेसिफिक बनाते हैं, उसकी संख्या अनिश्चित संख्या बताते हैं, इसलिए इनको डिटरमाइनर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे ही ये देखिए, ये जो कुछ ऑर्डिनल्स हैं, कुछ कार्डिनल्स हैं, ये भी सारे के सारे क्या हैं, मॉडिफायर ही कहलाते हैं, लेकिन डिटरमाइनर की श्रेणी में आते हैं। ये देखिए ईच, एवरी, आइदर, है ना, विच, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आते हैं जब इनके होते हैं, जब इनके बाद में नाउन होता है, लेकिन इनको भी वास्तव में डिटरमाइनर ही कहा जाता है, क्योंकि ये सब के सब क्या है, किसी नाउन को डिटरमाइन ही करते हैं। तो आप अच्छे से नोट कर लो कि इतने प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, ये जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन रखा होता है तो ये डिटरमाइनर्स होते हैं। तुरंत बाद नहीं भी नाउन रखा है, कोई एडजेक्टिव बाद में जाकर के रखा है, तो भी ये डिटरमाइनर्स ही होते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब देखो जरा ये वर्क किस प्रकार से करते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्रेडिकेट, यानी यहां पर टेंस बताने वाली क्रिया है, और उस क्रिया से पहले ये जो हिस्सा है ये सब्जेक्ट कहलाता है। असली सब्जेक्ट ये होता है, यानी हेड नाउन। ये जो हेड नाउन है यानी नाउन है, इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले 3 प्रकार के शब्दों को अच्छे तरीके से पहचानिए। यहां इस स्लाइड में ये है सारे के सारे डिटरमाइनर्स, और वो सबसे पहले आते हैं। ठीक, अगर एडजेक्टिव होगा तो भी वो एडजेक्टिव से पहले ही आएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है द कैट इज स्लीपिंग, तो ये इज स्लीपिंग ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है, चूंकि ये टेंस बताने वाली क्रिया है और उसके पहले एक नाउन है कैट। राइट, ये क्या है, कैट नाउन है, और इस नाउन को स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। बिल्ली, कौन सी, वो वाली बिल्ली, द कैट, यानी कोई एक स्पेसिफिक कैट के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहां इस कैट को स्पेसिफाई किया जा रहा है, डिटरमाइन किया जा रहा है, इसलिए ये जो द आर्टिकल है इसको कहते हैं डिटरमाइनर। ऐसे ही ये सेंटेंसेस हैं। देखो जरा, ये बार्क्ड, ये क्या है, ये वर्ब है, यानी ये प्रेडिकेट हो गया, ये नाउन है, और इस नाउन के पहले एक इनडेफिनिट आर्टिकल रखा हुआ है। कोई भी एक कुत्ता है, एक कुत्ता यानी उसकी संख्या पर जोर दिया गया तो एक कुत्ता हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए ये नाउन है, इस नाउन को यहां पर ये जो दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसको ट्रेडिशनल इंग्लिश में बताया जाता है। दिस बर्ड, यानी इस बर्ड को डिटरमाइन किया जा रहा है, ये वाली चिड़िया, ये चिड़िया, तो उसको एक तरीके से डिटरमाइन किया जा रहा है, उसको स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, इसलिए इसको भी डिटरमाइनर ही कहते हैं। तो अच्छे से देख लीजिए, ये सारे के सारे जो शब्द होंगे ये डिटरमाइनर्स होंगे और नाउन के पहले आएंगे। तो जब नाउन के पहले इनका क्रम आएगा तो ये सबसे पहला शब्द होगा, ये याद रखो। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रकार का जो वर्ड होता है वो क्या है, वो है भैया एडजेक्टिव्स होते हैं। ये एडजेक्टिव्स होते हैं 7 प्रकार के, अच्छे से समझिएगा, 7 प्रकार के। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो
उस नाउन का साइज बताते हैं, यानी जिस नाउन के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं उस नाउन का साइज बताएंगे। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिस जिस नाउन के बारे में बता रहे हैं तो उस नाउन का एज बताएंगे, उम्र उसकी बताएंगे। फिर ओपिनियन बताएंगे, यानी आपकी ओपिनियन क्या है कि वो जो नाउन है वो कैसा है, लवली है या कैसा है, उस नाउन के बारे में आपकी ओपिनियन होगी। तीसरी चीज है उस नाउन का मटेरियल बताएंगे। मटेरियल एक्चुअली वो, हालांकि वो अपने आप में अकेला अगर वर्ड होगा तो वो नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा, लेकिन अगर उसके तुरंत बाद एक और नाउन है तो फिर ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। जी हाँ, और वो एडजेक्टिव का काम करता है क्योंकि वो बताता है कि वो इसके बाद वाला जो नाउन है वो किस मटेरियल से बना है। तो मटेरियल बताने वाला एक एडजेक्टिव होगा। एक होगा शेप बताने वाला, आकार बताने वाला। ठीक है, इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुने कि किसी एक होगा कलर बताने वाला और एक होगा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उसकी उत्पत्ति बताने वाला, कहां से, उसका ओरिजिन कहां से है, मूल कहां पर है। ये 7 प्रकार के एडजेक्टिव्स आपको अच्छे से पहचानने पड़ेंगे। और किसी भी सेंटेंस में जहां कहीं भी नाउन होगा, ध्यान से सुने, अगर यहां इस जगह पर नाउन रखा है तो उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ये 7 प्रकार के एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। 7 प्रकार में से किसी एक प्रकार का हो सकता है, किसी 2 प्रकार का हो सकता है, या सातों प्रकार के एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो उन एडजेक्टिव्स को हम किस ऑर्डर में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी पहले साइज बताने वाला रखा जाएगा, या पहले ओपिनियन बताने वाला रखा जाएगा, या पहले शेप बताने वाला रखा जाएगा। कौन सा ये जो एडजेक्टिव है इनका प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहां पर मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, कुशन वॉज गिफ्टेड टू मी। कुशन माने कोई तकिया मुझे उपहार में दी गई। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस तो ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि अगर कोई सिंगुलर नंबर का कॉमन नाउन रखा होता है तो उसके पहले एक डिटरमाइनर पक्का पक्का होता है, यानी एक आर्टिकल पक्का होता है। तो आ लिखा होना चाहिए या द लिखा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है ताकि मैं पहले केवल एक नाउन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। ये नाउन आपके सामने मैंने इंट्रोड्यूस किया, जहां पर मैंने बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर एक कुशन, एक तकिया मुझको दी गई। ठीक है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और यहां पर ये जो कुशन है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन कुछ भी हो ये है तो क्या, नाउन। ठीक है ना। तो यहां पर सिंगल नाउन है। अब चलिए जरा इसी को हम बढ़ाते हुए चलते हैं। अ कुशन वॉज गिफ्टेड टू मी, सेम सेंटेंस है, बट इसके पहले ये अ लगाया, अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो कुशन दी गई, अब ये क्वेश्चन माने तकिया, तकिया को यहाँ पर डिटरमाइन, कितनी तकिया दी गई, एक तकिया, तो ये इसकी संख्या को निश्चित कर दिया गया। अ कुशन वाज गिफ्टेड टू मी। क्लियर। तो ये डिटरमाइनर हो गया ए। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, अ लवली कुशन। अब यहाँ पर ये जो नाउन है इसको मॉडिफाई करने के लिए 2 प्रकार के शब्द हैं। एक ये शब्द है जिसे डिटरमाइनर कहा जाता है, और इसका स्थान तो बिल्कुल पहले ही होता है, सबसे पहले डिटरमाइनर ही आता है। अब देखो यहाँ पर ये जो कुशन है, कुशन कैसी है, तो हमारा ये ओपिनियन है भाई कि वो कुशन कैसी है, लवली है। एक एडजेक्टिव आया जो ओपिनियन बतला रहा है। अच्छे से देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, लवली, ये ओपिनियन बतला रहा है। ठीक है, एक मात्र अगर एडजेक्टिव है तो हमने उसके पहले रख दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। एक एडजेक्टिव आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, उसी को उठा करके रख दोगे। लेकिन अगर 2 एडजेक्टिव्स आ गए तो फिर वहां टेंशन हो जाएगी कि कौन सा एडजेक्टिव पहले रखें और कौन सा बाद में रखें। जैसे यहाँ पर अ टाइनी पर्सियन कुशन वॉज गिफ्टेड टू मी। एक छोटी सी पर्सियन कुशन, पर्सिया क्या है, पर्सिया एक देश है, और वहां के लोगों को पर्सियन या वहां की चीजों को पर्सियन कहा जाता है, जैसे इंडियन। ठीक है ना, वैसे ही पर्सियन। तो आप देखते हैं कि ये जो कुशन है ये है नाउन, यानी ये तकिया क्या है, गद्दी क्या है, नाउन है। और इस नाउन को बताने वाले 3 शब्द हैं। एक तो है ये डिटरमाइनर जो पहले ही आता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर अब 2 सिंगल वर्ड हैं जो अलग अलग प्रकार की जानकारियां दे रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस नाउन के ये 2 मॉडिफायर्स हैं, इन्हीं को हम मॉडिफायर्स कहते हैं। मॉडिफायर एक बार फिर से बतला दूं क्या है, किसी भी नाउन के बारे में
किसी भी प्रकार की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला जो शब्द होता है वो मॉडिफायर कहलाता है। चाहे वो शब्द हो, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो क्लॉज हो, ठीक है, उसे हम मॉडिफायर कहते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश में उसको क्वालिफायर बोलते हैं भाई। ओके, अच्छा, अब देखो यहां पर ये जो नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो सिंगल वर्ड्स हैं, एक है टाइनी और एक है पर्सियन, ठीक है ना। तो टाइनी माने छोटा सा, ये क्या है, ये साइज बतला रहा है, क्या बता रहा है, साइज। और ये पर्सियन, ये क्या है, ये ओरिजिन बतला रहा है, मूल कहां से रिलेटेड है, इसका उद्गम क्या है, पर्सिया, पर्सिया से है ना। जैसे इंडियन कुशन, भारतीय तकिया, तो अब वो तकिया कहाँ, किस किस ओरिजिन से है, भारत से है। ऐसा ही पर्सिया से, तो ये ओरिजिन बता रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है और ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दो एडजेक्टिव्स आ जाएं तो उनका क्रम क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर इस तरह से आ जाए तो ये जो टाइनी है ना, एडजेक्टिव ऑफ साइज वो पहले रखा जाता है और एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन वो बाद में रखा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है और बिल्कुल सही ठीक ढंग से ये चला सेंटेंस। आगे देखते हैं, हमने इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करने वाले कुछ और एडजेक्टिव्स डाल दिए, जरा देखिए। अ मीडिवल पर्पल वूल कुशन, अच्छे से देखिएगा। अब यहां पर ये जो कुशन है, यानी वही नाउन, इस नाउन के बारे में बतलाने वाले चार शब्द हैं, यानी चार मॉडिफायर्स हैं। तो ये तो हो गया क्या, डिटरमाइनर हो गया, नो प्रॉब्लम। अब ये जो तीन सिंगल वर्ड एडजेक्टिव्स हैं, देखो जरा, सिंगल वर्ड वूल, आप कहेंगे सर ये तो नाउन है, जी हाँ बिल्कुल नाउन है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन जब ये किसी नाउन के ठीक पहले प्रयोग किया जाए और उस नाउन को मॉडिफाई करने लग जाए तो फिर वह एडजेक्टिव का ही काम करता है, उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की जो एडजेक्टिव्स आएंगे या जो नाउन्स आएंगे जो दूसरे नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो काम वो मॉडिफाई करने का कर रहे हैं, इसलिए नाउन होते हुए भी वो एडजेक्टिव का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो भाई, मीडिवल, पर्पल एंड वूल, अच्छे से देखिए। ये मीडिवल, ये एज बताने वाला, ध्यान से देखो जरा, ये क्या है, एज बताने वाला एडजेक्टिव है। पर्पल, ये कलर बताने वाला एडजेक्टिव है, ठीक, कलर बता रहा है। इसके बाद ये जो वूल है, ये मटेरियल बतला रहा है, क्या बतला रहा है, मटेरियल बतला रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर तीन प्रकार के डिफरेंट जो है एडजेक्टिव्स हैं वो रखे हुए हैं। अब क्या आपको पता है कि इनका क्रम क्या होता है? फिलहाल ये तो सही क्रम में रखे हुए हैं, यानी अगर इस तरह के, यानी पहले एज बताने वाला, फिर कलर बताने वाला, फिर मटेरियल बताने वाला, अगर ये रखे हुए हैं तो फिर इसी क्रम में रखे जाएंगे, यानी पहले एज बताने वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर कलर बताने वाला एडजेक्टिव, और फिर यहाँ पर मटेरियल बतलाने वाला एडजेक्टिव आएगा। मटेरियल बतलाने वाला एडजेक्टिव हमेशा सबसे बाद में आता है। अगर ये सातों के सातों एडजेक्टिव्स रखे हों तो उनका क्रम क्या होगा, चलो और थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा है, मेरी बहन ने मुझे एक गोल बैगनी प्यारा मध्यकालीन छोटा फारसी ऊन का कुशन उपहार में दिया। तो असली सेंटेंस क्या है, मेरी बहन, ठीक है ना, मेरी बहन ने ये वाला काम किया, उपहार में दिया। तो ये देखो हो गया सब्जेक्ट, मेरी बहन क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। क्रिया हो गई, उपहार में दिया, और किसे दिया, मुझे दिया, तो ये कर्म हो गया, ठीक है। देखो ये कर्ता बन गया माई सिस्टर। ये देखिए माई क्या है, डिटरमाइनर है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले रखा है, इस नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है कि किसकी सिस्टर है, मेरी, निश्चित हो गई, डिटरमाइन हो गई, ये डिटरमाइनर हो गया, क्लियर। अच्छा, ये नाउन है। अब इस नाउन के बारे में बताने वाला और दूसरा कोई मॉडिफायर नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे हमने क्रिया लगा दी, फिर ये। अब यहां पर आ गया कुशन, एक नाउन यहां है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस कुशन को मॉडिफाई करने वाले बहुत सारे शब्द हैं। पहला तो डिटरमाइनर ही हो गया, वो तो रखा ही रखा है। अब इसके बाद इस कुशन को मॉडिफाई करने के लिए देखो ढेर सारे शब्द लगे हुए हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, सिंगल वर्ड एडजेक्टिव्स हैं। जरा देखो, वो कुशन कैसी है भैया, गोल है,
तो शेप बताया जा रहा है। गोलाकार क्या है, ये शेप है। बैगनी यानी कलर बताया जा रहा है। प्यारा ये ओपिनियन है हमारा कि वो प्यारा यानी प्यारी सी क्वेश्चन है। मध्यकालीन एज बताई जा रही है, यानी एज बताने वाला ये यहाँ पर एडजेक्टिव रखा हुआ है। आगे देखते हैं छोटा, साइज बताने वाला। साइज छोटा है, बड़ा है, कैसा है, छोटा बताने वाला, यानी ये जो साइज बताने वाला। फिर ये जो फारसी है, ये ओरिजिन बताने वाला। ओरिजिन बताने वाला ये एक एडजेक्टिव है। और फिर ये ऊन का कुशन, यानी ऊन, हालांकि ये ऊन क्या है, ये किसी मटेरियल का नाम है तो ये नाउन है, लेकिन इस कुशन के बारे में एडिशनल, यानी ये कुशन किस मटेरियल से बनी है, इस मटेरियल से बनी है, तो ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। तो देखो कितने एडजेक्टिव्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 के सातों एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। अब ये सातों एडजेक्टिव्स कहां पर आएंगे, इस आर्टिकल और इस क्वेश्चन के बीच में आएंगे। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इस आर्टिकल, यानी ये जो आर्टिकल है ये डिटरमाइनर है, और ये क्या है, ये है आपका हेड नाउन, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी ये हेड नाउन होगा, उस नाउन को मॉडिफाई करने वाले ये 7 प्रकार के सिंगल वर्ड एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। इनको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं भाई। ओपिनियन बताने वाला, साइज बताने वाला, एज बताने वाला, शेप बताने वाला, कलर, ओरिजिन और मटेरियल बताने वाला, ये 7 प्रकार के एडजेक्टिव्स को अच्छे से पहचानना पड़ेगा। और फिर आपको इन सब का क्रम मालूम होना चाहिए, इनका क्रम क्या होता है। अगर आपको पता है तो जरा इसी क्वेश्चन से पहले इनका सही ढंग से पूरा प्रॉपर ऑर्डर बना करके रखिए। अगले वीडियो में मैं आपको इसी तरह के कई और एग्जाम्पल्स दूंगा, और मैं आपको इन सभी प्रकार के जो एडजेक्टिव्स हैं इनका प्रॉपर ऑर्डर बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, अगला वाला वीडियो देखिएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा। फिर इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको इसके बाद रखे जाने वाले जो फ्रेजेस होते हैं, वो फ्रेजेस 6 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से वो फ्रेजेस होते हैं, और फिर इसके बाद उनको रखने का जो क्रम होता है। अगर सारे के सारे फ्रेजेस आ जाएं, जैसे यहाँ पर सारे के सारे ये जो एडजेक्टिव्स आ गए, उनको किस क्रम में रखा जाएगा, अभी अगर यहाँ मैं बताने लग जाऊंगा तो फिर मैं बाद वाली चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। इसलिए इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो ही, एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाकर, और बस ज़्यादा दूर नहीं, बस अगला ही वीडियो होगा जिसमें मैं आपको इस, यानी जो ये जो एडजेक्टिव्स हैं, इन एडजेक्टिव्स के प्रॉपर ऑर्डर मैं बताऊंगा, और एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि कई कई एग्जाम्पल्स मैं आपको बतलाऊंगा, और उनको सही क्रम में रखकर आपको बतलाऊंगा। अब जरा आप लोग कोशिश करो, इस सेंटेंस को पूरा ट्रांसलेट करने का कोशिश करो। मेरी बहन ये तो करता ही हो गया भाई, फिर इसके बाद ये गिफ्टेड मी, ये क्रिया हो गई, और ये मी प्रोनाउन कर्म हो गया। एक कर्म और है यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन रखा है, और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ढेर सारे एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। इनको जरा आप लोग ट्राई करिए, ट्राई करके और नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, अन्यथा फिर मैं आगे चल करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ये और इसी के जैसे और भी कई एग्जाम्पल्स करके आपको बताऊंगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आकर के तीसरी चीज है, और वो है फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। ये भी मॉडिफायर्स के रूप में ही आएंगे, यानी किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए फ्रेजेस भी हो सकते हैं एंड क्लॉजेज भी हो सकती हैं। तो इनका क्रम क्या होता है, देखो जरा यहाँ पर। पहले तो वही डिटरमाइनर रखेंगे, फिर वो एडजेक्टिव्स, सिंगल वर्ड एडजेक्टिव्स जो 7 प्रकार के एडजेक्टिव्स आएंगे वो रखे जाएंगे। फिर वो नाउन रखा जाएगा जिसके बारे में ये सारी की सारी बातें, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हैं। फिर अगर इसी नाउन के बारे में बताने वाली और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो बातें हो सकती हैं या तो फ्रेज के रूप में और या तो क्लॉज के रूप में। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह होता है जिसमें कोई टेंस बताने वाली क्रिया नहीं होती, उसे फ्रेज कहते हैं। और क्लॉज क्या होती है, क्लॉज होती है वो जो 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह तो होता है, लेकिन उसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक टेंस बताने वाली क्रिया होगी, क्लॉज। खैर ये एक अलग मैटर है, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग जाकर के पीछे वीडियोस देखिए, सारी क्लॉजेस मैंने आपको बताई हुई हैं। फिर भी मैं इनको आगे चल करके फिर भी आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहां पर देखिए जरा कि
अगर उसी नाउन को मॉडिफाई करने वाले इन शब्दों के अलावा भी कुछ है तो वो क्या हो सकता है, ये फ्रेजेस हो सकते हैं या क्लॉजेज हो सकती हैं। ये फ्रेजेस कितने प्रकार के हो सकते हैं जरा देखिए, ये फ्रेजेस ये 6 प्रकार के हो सकते हैं। एक इन्फिनेटिव फ्रेज हो सकता है, एक रिलेटिव क्लॉज, ये जो क्लॉज है जो बनती है जब किसी नाउन के ठीक बाद में कोई क्लॉज रखी होती है तो वो रिलेटिव क्लॉज होती है। अच्छा, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेस हो सकते हैं, अपोजिटिव फ्रेजेस हो सकते हैं या एब्सोल्यूट फ्रेजेस भी हो सकते हैं। अब आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, और ये नाउन को जब मॉडिफाई करेगा तो ये मॉडिफायर्स ऑफ नाउन कहलाएंगे। अच्छे से सुनिएगा, ये जब नाउन को मॉडिफाई करेंगे, अभी अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अगर ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्बियल फ्रेजेस हो जाएंगे। अब अगर ये चूंकि ये नाउन को जब ये इस नाउन को जब ये मॉडिफाई करेंगे तो ये एडजेक्टिव फ्रेजेस हो जाएंगे। ठीक है ना। खैर, फ्रेजेस के बारे में तो मैं आपको बतलाऊंगा 11 प्रकार के फ्रेजेस, और उन सबको मैं डिटेल में एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, केवल आपके दिमाग को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। अपने दिमाग में इतनी चीजें रखो कि ये चीजें आ सकती हैं, फिर रेगुलर वे पे जब मैं आपको इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए, और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, फिर चाहे वो कोई भी इंग्लिश हो भाई, आप बड़े से बड़ा सेंटेंस पढ़कर समझ पाएंगे। बड़े से बड़ा सेंटेंस आपके सामने है तो आप उसको बिल्कुल सही ढंग से ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलो अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि जो फ्रेजेस होंगे उनका प्लेस क्या होता है। देखो यहां पर, गर्व से खड़ा वह प्राचीन ओक का पेड़ हर कवि को प्रेरित करता है। तो प्रेरित करना ये हो गई क्रिया, इंस्पायर माने प्रेरित करना, तो ये तो हो गई वर्ब, इस सेंटेंस की वर्ब हो गई। अब प्रेरित करने वाला कौन भैया, कौन प्रेरित करता है, पेड़ प्रेरित करता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है ना। अच्छा, किसको प्रेरित करता है, हर यानी प्रत्येक कवि को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छे से समझो, तो असली सेंटेंस क्या है, असली सेंटेंस तो यही है कि वह पेड़ हर कवि को प्रेरित करता है। ठीक है ना। ये यानी द ट्री इंस्पायर्स एवरी पोएट, ये है असली सेंटेंस। अच्छे से देखो, द ट्री इंस्पायर्स, राइट, असली सेंटेंस यही है। बाकी सब कुछ ये इसी ट्री के बारे में अतिरिक्त जानकारियां हैं। यहां पर देखो भैया, ये ट्री कौन सा है, एंसेंट है यानी प्राचीन, सिंगल वर्ड, ये एज बता रहा है, ये क्या है, एज बताने वाला एडजेक्टिव है। ओक, अब ये जो ओक है ये मटेरियल बतलाने वाला। ठीक है ना। तो ये सिंगल वर्ड्स हैं, इस नाउन के बारे में बता रहे हैं तो इसी नाउन के ठीक पहले आएंगे। ठीक, तो पहले कौन आएगा, एज बताने वाला एडजेक्टिव, फिर इसके बाद ये है क्या, मटेरियल, तो मटेरियल बतलाने वाला एडजेक्टिव, तो ऐसे आएगा क्या, वह प्राचीन ओक का पेड़, तो ये पेड़ हो गया। अब इस पेड़ के बारे में एक और जानकारी है, और वो जानकारी क्या है, गर्व से खड़ा, यानी वो पेड़ कैसा है, बड़े प्राउडली खड़ा हुआ है। ठीक, तो ये जो पेड़ के बारे में अतिरिक्त जानकारी है इसी को हम कहते हैं फ्रेज। ठीक है, अब खड़ा, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर स्टैंडिंग प्राउडली, स्टैंडिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म अगर आ गई और अगर वो किसी नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रही है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अच्छे से देखो, ये कौन सा है, पार्टिसिपल फ्रेज। अब अगर इनमें से कोई भी एक फ्रेज आएगा, अगर सिंगल फ्रेज है तो कोई दिक्कत नहीं, वो फ्रेज बस उस नाउन के ठीक बाद में आ जाएगा, या वो जो क्लॉज होगी वो उस नाउन के ठीक बाद में आ जाएगा और फिर इसके बाद क्रिया जाएगी। अब देखो जरा और कितने प्रकार के फ्रेजेस हो सकते हैं। यहां पर देखिए एक वही सेंटेंस लिखा है, पार्क के केंद्र में स्थित, अब ये एक फ्रेज हो गया, वह डिटरमाइनर हो गया, और वही प्राचीन ओक का पेड़, तो ये पेड़ वो असली नाउन है। ठीक, इस नाउन के बारे में जानकारियां क्या है, ये तो डिटरमाइनर हो गया, ये प्राचीन है यानी इस पेड़ की एज बता रहा है, ओक कौन, और पेड़ का मटेरियल क्या है, ओक है, सेम चीजें हैं, तो वही द या दैट। ठीक है ना, दैट या द एंसेंट ओक ट्री, ये तो बन गया भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, आपने पहले भी पढ़ा। अब इस ट्री के बारे में एक और जानकारी है, और वो क्या है, पार्क के केंद्र में स्थित है। अच्छे से देखें, वो कौन स्थित है भैया,
यही पेड़ तो स्थित है, तो इसी पेड़ के बारे में ये फ्रेज बता रहे, तो ये फ्रेज यहीं पर आएगा, इन द सेंटर ऑफ द पार्क। ये जो फ्रेज है इसी ट्री की लोकेशन को बता रहा है, इसी पेड़ के बाद आएगा, यहां नहीं आएगा। तो अच्छे से समझिएगा कि जिस नाउन के बारे में जो शब्द और अतिरिक्त जानकारी दे रहा है वो उसी नाउन के इर्द गिर्द आएगा। यानी इर्द गिर्द का मतलब या तो नाउन के पहले और या तो नाउन के बाद। अगर फ्रेज के रूप में है, क्लॉज के रूप में है तो नाउन के बाद, और अगर सिंगल वर्ड के रूप में है तो नाउन के पहले। ये तीन चीजें होती हैं, यानी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस या एडजेक्टिव क्लॉजेस। क्लियर? और इस नाउन के इर्द गिर्द ही आती हैं। ये जरा देखो, इन द सेंटर ऑफ द पार्क, ये क्या है भाई? इन से शुरू हो रहा है, यानी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। ये वाला फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। सिंगल फ्रेज है तो कोई बात नहीं, यहां पर आप रख देंगे। लेकिन क्या हो अगर ये सारे के सारे फ्रेजेस सभी रखे हों एक साथ? तो जरा गौर करें, अगर ये सभी के सभी फ्रेजेस होंगे तो इसी ट्री के बाद ही आएंगे, एक के बाद एक। लेकिन किस क्रम में आएंगे, क्या आपको पता है? अच्छा चलो जरा और एक आध फ्रेज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखो, ये फ्रेज नहीं, ये क्लॉज है। वह प्राचीन ओक का पेड़ जिसने सदियों के इतिहास को देखा है। अब देखो यहां पर एक टेंस बताने वाली क्रिया आ गई, एक रिलेटिव कंजंक्शन आ गया, तो ये क्लॉज बन गई। इसी पेड़ के बारे में, भाई जिसने सदियों के इतिहास को देखा है, तो किसने देखा है? इसी पेड़ ने देखा है ना। तो इसी पेड़ के बारे में ये और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये क्लॉज है, इसी पेड़ के बारे में बता रहा है। इसी पेड़ के तुरंत बाद इस क्लॉज को रखना होगा। बाकी इस पेड़ की जो वर्ब है, प्रेरित करता है, ये इसके बाद चली जाएगी। देखो, द एंसेंट ओक ट्री, अब इस ट्री के बारे में और अतिरिक्त जानकारी देने वाली ये जो क्लॉज है, इसके तुरंत बाद यहां पर रखी जाएगी, फिर इसके बाद ये क्रिया आएगी। अब जरा गौर करिए बच्चा लोगों कि अगर ये सारे के सारे फ्रेजेस और क्लॉजेस एक साथ किसी सेंटेंस में मौजूद हों तो क्या करोगे? जरा देखो इधर, यहां पर आइए, और यहां पर तो मैंने इसी को थोड़ा सा और बड़ा किया है और इसमें तीन चीजें रख दी हैं। देखो यहां पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फिर एक क्लॉज है, और फिर एक यहां पर एक ये पार्टिसिपल फ्रेज है ना। ये क्या है? ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहां से लेकर के और यहां तक ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और ये तीन चीजें, तीन फ्रेज आ गए, और ये तीनों ही फ्रेज इसी ट्री के बारे में बतला रहे हैं। तीन फ्रेज नहीं, दो फ्रेजेस हैं और एक क्लॉज है जो इसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं। जरा पढ़िए, पार्क के केंद्र में स्थित एक फ्रेज ये हो गया। कौन स्थित है भाई? पेड़, ये पेड़ स्थित है। क्लियर? बाकी ये तो एडजेक्टिव्स हैं और ये डिटरमाइनर है। जिसने सदियों का इतिहास, या जो सदियों के इतिहास का साक्षी रहा है, ये वास्तव में क्या हो गया? ये हो गया आपकी क्लॉज, जो इसी पेड़ के बारे में बता रही है। और जो गर्व से खड़ा है, ठीक ये भी एक, यहां पर हिंदी में तो ये लिखा हुआ है क्लॉज के रूप में, लेकिन यहां पर वास्तव में हमने उसे फ्रेज के रूप में लिखा है। आप लिखना चाहें तो क्लॉज के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? इसी पेड़ के बारे में हो रही है। तो देखो भाई, सब कुछ इसी पेड़ के इर्द गिर्द है। ये जो सिंगल वर्ड एडजेक्टिव्स हैं इस नाउन से पहले हैं, और सबसे पहले ये डिटरमाइनर है। फिर इसके बाद जो फ्रेजेस आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। फिर इसके बाद एक ये क्लॉज है, फिर इसके बाद एक ये पार्टिसिपल फ्रेज है। इस क्रम में रखे हुए हैं। अब कल्पना करिए कि जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये सारे के सारे फ्रेजेस लिख दिए हैं। देखो जरा, यहां पर ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक। ये क्या है? ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। अच्छे से देखिए, क्या हो गया भाई, कलर क्यों चेंज हो गया? ठीक, ये क्या है? देखो इन्फिनेटिव, ये है इन्फिनेटिव फ्रेज। क्लियर? ये है एक क्लॉज, ठीक, यानी रिलेटिव क्लॉज है। इन सब के आगे मैंने इनके नाम भी लिखे हैं, इन द सेंटर ऑफ द पार्क, ठीक है। ये क्या है? ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फिर ये पार्टिसिपल फ्रेज दिया हुआ है। फिर ये क्या है? अपोजिटिव फ्रेज दिया हुआ है। और ये एब्सोल्यूट फ्रेज। इनके बारे में तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में अलग अलग बतलाऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन
क्या हो कि अगर ये सारी जानकारियां आपको इस ट्री के बाद में और इस क्रिया से पहले, ध्यान से सुनो, इस ट्री के बारे में ही ये सारी की सारी जानकारियां हैं, और अगर इस ट्री के बारे में तो इसी नाउन के ठीक बाद में ये सब आएंगी। जरा ट्राई करो आप कैसे इनको रखोगे, कॉमा लगाते जाना और रखते जाना। कैसे रखोगे, इनका सही क्रम क्या है, जरा मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पहले लिख करके अपना प्रयास नीचे डालिए। देखो मैं, क्या आप लोग सच में थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो आपको सीक्वेंस में वन बाय वन करके एक एक चीज अब मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में बताता हुआ चलूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरे साथ बने रहिए। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन मेरे अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो भाई एक चीज़ है, आप इसको लाइक करना मत भूलो, एक कमेंट डालना भी मत भूलो, और शेयर करना भी आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो 3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी यूट्यूबर यानी यूट्यूब में पढ़ाने वाले किसी भी टीचर को दूर दूर तक, स्टूडेंट्स तक ले जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो टीचर को मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर बहुत सारे लोग इसको देखेंगे समझेंगे। ठीक, तो अब आज इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं, अगला वीडियो आपको बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूं, तब तक के लिए बाय बाय।